अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटीबॉडीज़ एंड इम्यूनोग्लोबुलेंस। एंटीबॉडीज़ जो हैं ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इनको इम्यूनोग्लोबुलेंस इसलिए कहा जाता है, इम्यूनो मीन इम्यूनिटी, क्योंकि ये इम्यूनिटी का काम करते हैं। ग्लोबुलेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। इनको वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट सेल्स हैं, ब्लड के अंदर मौजूद हैं, वो सेक्रीट करते हैं, जो कि डिफेंसिव मैकेनिज़्म में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये होती है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन, एंटीजन जिसे हम कहते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, हेलमिंथेस हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, तो हमारी बॉडी उनके ख़िलाफ़ एक क्विक रिस्पॉन्स लेती है और उनको अफेक्टिवली और वेरी स्पीड के साथ जिस्म से रिमूव करना होता है। ये जो मैकेनिज़्म है इसे इम्यूनिटी कहा जाता है, ताकि उनके बैड इफ़ेक्ट्स और उनके जो बुरे असरात हैं उनसे बॉडी को बचाया जा सके। इसके साथ साथ ये जो सिस्टम है इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे पहली डिफेंस लाइन होती है वो हमारी स्किन होती है। हमारी पूरी बॉडी को अल्लाह ताला ने एक स्किन के ज़रिए, जिल्द के ज़रिए कवर किया हुआ है, ताकि हमारी बॉडी में किसी किस्म के पैथोजन जो हैं वो दाखिल ना हो सकें। लेकिन हमारी बॉडी में हर जगह स्किन मौजूद नहीं है, तो कहीं कहीं ओपनिंग्स हैं, जैसा कि हमारा ओरल कैविटी है, नेज़ल कैविटी है, आँखें हैं, कानों के सुराख हैं, एनस का ओपनिंग है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्स हैं। तो वहाँ पर स्किन नहीं है, तो वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन जो हैं यही काम करते हैं और डिफरेंट पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करवाते हैं। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए जो है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपनी स्किन का हिस्सा ही जो है वो शो कर रहा हूँ। तो ये मेरी स्किन के जो सेल्स हैं, यहाँ पर चोट लग गई है, रगड़ लग गई है, स्किन अब्रेजन हो गया है और स्किन अब्रेजन के ज़रिए में स्किन डैमेज हो गई है। जब इंसान का जो बैरियर है, स्किन है, जिल्द है, वो डैमेज हो जाता है, तो वहाँ से बैक्टीरिया हमारी स्किन के अंदर एंटर हो जाते हैं या एंटर होने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ जो भी हमारी बॉडी में बाहर से एंटर होगी डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा, तो स्किन के थ्रू, तो उसे हम एंटीजन का नाम देते हैं। तो एंटीजन एक प्रोटीन भी हो सकती है, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं, वो फंगस भी हो सकता है, वो एक सिरिंज की नीडल भी हो सकती है, वो सांप का जहर भी हो सकता है, वो शहद की मक्खी का डंग, भेड़ का डंग भी हो सकता है, वो एक सुई, नीडल या कील भी हो सकता है, वो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करती है या दाखिल हो जाती है, तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स शो करती है। तो जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में दाखिल होगा उसे हम आमतौर पर एंटीजन का नाम देते हैं। अब ये देखें, ये एंटीजन जो है ये हमारी बॉडी में दाखिल हो गया है, बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर हम दो तरह के मैकेनिज़्म जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अगर हम रिस्पॉन्सेस की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। एक रिस्पॉन्स जो है उसे हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं और दूसरा जो है उसे हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखें, ये बैक्टीरिया जो है ये हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर होगा तो हमारी बॉडी में एक ख़ास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्हें बी लिम्फोसाइट कहा जाता है या बी सेल्स कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको पहली दफ़ा बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, जो कि बर्ड्स के क्लोएका के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वहाँ से डिस्कवर किया गया था, इसलिए इन्हें बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट जो है वो कहा जाता है, बी फॉर बर्सा ऑफ फेब्रेशियस।
जो कि ब्लड से निकले हैं। ये जो बी लिम्फोसाइट हैं इनके ऊपर एक ख़ास किस्म की मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी यानी प्रोटीन मौजूद होती है, और ये जो एंटीजन दाखिल हो रहे हैं इनके ऊपर भी एक ख़ास किस्म का सिग्नल मौजूद होता है, एक ख़ास किस्म का रिसेप्टर मौजूद होता है। अब ये एंटीबॉडीज़ कहाँ से आए, इनका स्ट्रक्चर क्या है, वो अभी हम ठहर के डिस्कस करते हैं। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है ये इस एंटीबॉडी की मदद से, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है, इसकी सरफेस के ऊपर लगी हुई है, वो एंटीजन को कैप्चर कर लेते हैं, एंटीजन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। ये जो बीटा सेल्स हैं ये जब बाइंड कर लेते हैं एंटीजन को, तो ये क्या करते हैं, एक सेल और है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं हेल्पर टी सेल, इसे टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। इनके स्टिमुलस के नतीजे में ये जो बी सेल्स होते हैं ये एक ख़ास किस्म का क्लोन तैयार करते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल ही होता है। इसे हम नाम दे देते हैं एंटीबॉडी सेक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स। ये ऐसे सेल्स होंगे जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, किसके मुताबिक, उस एंटीजन के मुताबिक जो इंसान की बॉडी में दाखिल हो गया है। अब ये जो एंटीबॉडी सेक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स हैं जो कि वाइट ब्लड सेल की एक क्लोन है, क्लोनिंग है, टाइप्स है, वो एंटीबॉडी सेक्रीट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही एंटीबॉडी सेक्रीट करना शुरू कर देंगे, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल हो जाएंगी और पूरी बॉडी में फैल जाएंगी। जहाँ जहाँ इनको वो एंटीजन जो कि हमारी बॉडी में दाखिल हो गया है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी और सब्जेक्ट, ये जाकर उसके साथ बाइंड कर देंगे और उसको मार्क कर देंगे कि ये दुश्मन है, ये एंटीजन है, ये फॉरेन सब्सटेंस है। इस मार्किंग का फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी में एक और किस्म के वाइट ब्लड सेल होते हैं जिसे मैक्रोफेज कहते हैं, ये भी वाइट ब्लड सेल की टाइप है। ये क्या करते हैं, जिनको एंटीबॉडीज़ ने मार्क किया होता है उसको ये निगल लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस के ज़रिए खा जाते हैं और अपने लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे तबाह कर देते हैं। इस तरीके से जो इन्फेक्शन है, जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इस रिस्पॉन्स को हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ऐसे सेल्स, वाइट ब्लड सेल जो हैं वो एंटीबॉडीज़ जो कि एक प्रोटीन है वो पैदा करते हैं जो कि फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटीजन को मार करती है और फिर वाइट ब्लड सेल आकर उसको डिस्ट्रॉय करके खा लेते हैं। अगर हम बात करें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की, तो दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको शो करूँगा कि ये एक ख़ास किस्म का एंटीजन है जो हमारी बॉडी में दाखिल हो गया है। जैसे ही यहाँ पर दाखिल होगा तो इसमें जो हमारी बॉडी के मैक्रोफेज हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट फाइट करते हैं उस एंटीबॉडी के एंटीजन के साथ जो एंटर हुआ है। अब देखें यहाँ पर वो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उसको ये जो मैक्रोफेज हैं डायरेक्ट एनगल्फ कर लेंगे, निगल लेंगे और इसको अपने लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से खा लेंगे, निगल लेंगे। जब इसको निगल लेंगे तो ये जो वाइट ब्लड सेल है जिसे मैक्रोफेज कहा जाता है, इसकी बॉडी के ऊपर एक ख़ास किस्म का रिसेप्टर बन जाएगा। इसे हम कहते हैं एंटीजन सेल्फ कॉम्प्लेक्स। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो वाइट ब्लड सेल के ऊपर अपना सेल्फ मार्कर होता है और एक वो जो एंटीजन उन्होंने निगला है उनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी उनकी सरफेस की मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर एक्सपोज हो जाते हैं। तो उनका अपना सेल्फ मार्कर और एंटीजन जो डिस्प्ले हुआ है वो दोनों मिलकर एंटीजन सेल्फ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो एंटीजन सेल्फ कॉम्प्लेक्स बनता है उससे फिर ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे इंटरल्यूकिन 1 कहते हैं। इंटरल्यूकिन 1 एक केमिकल है जो कि वाइट ब्लड सेल सेक्रीट करते हैं, जो कि मुख्तलिफ तरह के वाइट ब्लड सेल को कम्युनिकेट करता है। इस इंटरल्यूकिन 1 के स्टिमुलस के नतीजे में एक और वाइट ब्लड सेल है जिसका नाम है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है वो आकर इसके साथ बाइंड हो जाता है और ये फिर इंटरल्यूकिन 2 सेक्रीट करता है। जो इंटरल्यूकिन 2 है उसके साथ फिर एक रिसेप्टर लगता है जिसकी मदद से ये जो हेल्पर टी सेल है ये बी लिम्फोसाइट के साथ अटैच हो जाता है और इनको फिर इंड्यूस करता है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। तो इस तरीके से सच रिस्पॉन्स जिसमें मैक्रोफेजेस डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं एंटीजन के साथ और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो कहा जाता है। अब जैसे ही हेल्पर टी सेल की तरफ से स्टिमुलस मिलता है बीटा सेल को, तो बीटा सेल एक तरफ तो प्लाज्मा सेल क्लोन बनाता है ताकि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जा सकें, लेकिन दूसरी तरफ ये मेमोरी सेल्स भी बनाता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा इन्फेक्शन कवर हो जाता है तो दूसरी दफ़ा इन्फेक्शन के दोबारा होने के चांसेस भी मौजूद होते हैं।
तो ये जो बी मेमोरी सेल्स होंगे ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहेंगे कि इन फ्यूचर अगर खुदा न खास्ता ये इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है, ये एंटीजन दोबारा दाखिल हो जाता है, तो फिर यही बी जो मेमोरी सेल्स हैं ये उसके ख़िलाफ़ दोबारा एक्शन में आकर उसको टाइमली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे और इंसान उस बीमारी से, उस जर्म से, उस टॉक्सिन इफेक्ट से महफूज रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जैसे ही कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट दाखिल होता है तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, जो कि इन्फ्लेमेशन की शक्ल में होता है। साथ उसके वाइट ब्लड सेल जो हैं उनको मोबिलाइज़ किया जाता है और उसको फौरी से फौरी जो है वो ख़त्म करना शुरू किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर होगी कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोटीन हो सकती है या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो हमारी बॉडी में दाखिल होता है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ जो हैं इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलेंस कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलेंस जो हैं ये एक मॉलिक्यूल है जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने इसको ड्रा किया हुआ है। दो डायग्राम्स हैं, दोनों को हम क्लियर करते हैं। ये प्रोटीन के बने हुए, अमीनो एसिड के बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी दो आर्म्स होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको एक ब्लैक कलर की आर्म नज़र आ रही है और एक ये ब्लू कलर की आर्म नज़र आ रही है। ये जो दोनों आर्म्स हैं इन्हें हम हैवी चेन्स कहते हैं और ये कांस्टेंट होती हैं। इनके अंदर फिर डिफरेंट रीजन हैं। ये वेरिएबल रीजन है, इसे VH कहते हैं। यहाँ पर भी वेरिएबल रीजन है, इसे भी VH कहते हैं। उसके बाद आगे परमानेंट कांस्टेंट रीजन है जिसमें CH1 है, CH2 है, CH3 है। इस तरह इधर भी CH1, CH2, CH3। अगर आप इसको इधर डायग्राम में देखें तो ये जो ब्लू कलर का मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये दोनों आर्म्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर भी शो किए हैं, उसको डिपिक्ट किया हुआ है। ये तो दो हैवी चेन्स होगी, उसके साथ साथ दो लाइट चेन हैं। एक आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है और एक आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। इन्हें हम लाइट चेन्स कहते हैं। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर की लाइट चेन और रेड कलर की लाइट चेन। तो इस तरीके से ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहलाती है। अब इसके हिस्से जो हैं अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है, ये फिक्स होता है और इसमें किसी किस्म की तब्दीली आमतौर पर पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि वेरिएबल रीजन होता है, ये एक तरह थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। यहाँ पर एंटीजन का मॉलिक्यूल जो है वो आकर बाइंड कर सकता है, लग सकता है और उसको फिर आगे प्रोसेस करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये जो रीजन है ऊपर वाले, इन्हें वेरिएबल रीजन को VH और इधर भी VH कहा जाता है वेरिएबल रीजन में, और जो लाइट चेन है वहाँ पर उसको VL और VL कहा जाता है। इसी तरीके से लाइट चेन का जो नीचे वाला पोर्शन है उसे CL कहा जाता है, इधर भी CL कहा जाता है। अब ये जो दोनों चेन्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, लाइट चेन और हैवी चेन, इनको दो सल्फ़र के एटमों जिन्हें डाइसल्फाइड ब्रिज कहा जाता है उनके ज़रिए आपस में लिंक किया गया होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये दो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक करके रखते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो फ्रैगमेंट है नीचे की तरफ, इसे हम FC फ्रैगमेंट जो है वो आमतौर पर कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला जहाँ पर एंटीजन बाइंड करती है उसे हम फैब या एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है वो जगह होती है जहाँ पर एंटीजन ने आकर अपने आप को अटैच करना होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ताला हो और एक चाबी हो। आपके घर में एक ताला है तो आपके घर में बहुत सारे ताले होंगे, लेकिन जो ताला है उसके अंदर एक मखसूस किस्म की चाबी ही लग सकती है। इसी तरह से ये जो वेरिएबल आर्म होती है, फैब होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर एक मखसूस एंटीजन ही लग सकता है। मिसाल के तौर पर वायरस के लिए अलग होगा, बैक्टीरिया के लिए अलग होगा, फिर कैंसर सेल के लिए अलग होगा। तो जितनी किस्म के एंटीजन होंगे सब के लिए एक डिफरेंट जो है वो फैब जो है वो मौजूद होगा। जबकि FC फ्रैगमेंट जो नीचे की तरफ होता है ये फिक्स होता है, इसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन आमतौर पर पॉसिबल नहीं होती। तो इस वजह से एंटीबॉडीज़ के जो मॉलिक्यूल हैं ये अपने अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चरल जो डिटेल रखते हैं, उनको फिर हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो बहुत सारी इकसाम के एंटीबॉडीज़ जो हैं वो तैयार हो सकते हैं और ये मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर सकते हैं। ओवरऑल हमारी बॉडी में 5 इकसाम के जो एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको डिस्कवर किया गया है, जिसको मैंने एक टेबल की शक्ल में आपके सामने डिपिक्ट किया है। उसमें अगर हम देखें तो IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इसका मैंने फंक्शन आपको बताया कि ये हमारी गट के अंदर पाया जाता है।
इसके अलावा यूरिनोजेनिटल ट्रैक के अंदर जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसके अलावा हमारे सलाइवा में, टीयर्स में, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो है ये मौजूद होता है। और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन, यानी हमारी बॉडी में दाखिल होने वाले कोई भी एंटीजन जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको जिस्म में फैलाव से रोकते हैं और फौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेकर ये एंटीबॉडीज़ उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जैसे हमारी अगर आँखों के ज़रिए कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये एंटीबॉडीज़ उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर कोई मुंह के ज़रिए दाखिल होने की करता है तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरीके से माँ के दूध के अंदर ये जब बच्चे के जिस्म में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बच्चों को महफूज रखते हैं। इसी तरीके से ये हमारी गट के अंदर भी मौजूद होते हैं। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए कोई बैक्टीरिया वगैरह एंट्री करने की कोशिश करता है तो ये एंटीबॉडीज़ उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दूसरी जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका नाम है IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इसकी जो टाइप है ये आमतौर पर क्या करती है, ये बेजोफिल जो हैं हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करती हैं। कैसे, ताकि वो एंटी माइक्रोबियल फैक्टर प्रोड्यूस करें। एंटी माइक्रोबियल फैक्टर जो हैं ये फिर माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ जो हैं वो फाइट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करके उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तीसरी किस्म का जो एंटीबॉडीज़ होता है उसे हम IgE यानी इम्यूनोग्लोबुलिन E कहते हैं। ये क्या करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता है। जैसे ही आप देखते हैं कि किसी इंसान के जो लंग्स के अंदर अगर उसको एलर्जी है, डस्ट चली जाती है तो डस्ट के ज़रिए उसके लंग्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, या उसके जिस्म में कोई मेडिसिन चली जाती है तो उसे एलर्जी हो जाती है, या किसी भी चीज़ से, आजकल पीनट से भी एलर्जी हो रही है, गंदम से भी हो रही है, या इस तरह के बहुत सारे केमिकल से एलर्जी हो रही है, तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स जो हैं वो पैदा करते हैं। ट्रिगर हिस्टामिन, हिस्टामिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये स्वेलिंग कर देते हैं यानी एलर्जिक रिएक्शन कर देते हैं और ये एलर्जी का बायस बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा रेडनेस आ जाती है, बाज़ दफ़ा स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या इस तरीके के रिस्पॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है। इसी तरीके से एक और टाइप है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप G। ये जो है ये पैसिव इम्यूनिटी देती है फीटस के अंदर। फीटस जो हैं जब दुनिया में आते हैं या माँ के पेट में परवरिश पा रहे होते हैं तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन हैं ये बच्चे को मुख्तलिफ़ इक़साम के पैथोजन्स के हमले से महफूज रखते हैं। आखिरी टाइप का जिक्र करेंगे तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन M। इम्यूनोग्लोबुलिन M जो है ये एलिमिनेट करती है पैथोजन्स को। अगर इन केस कोई पैथोजन बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमने एंटीबॉडीज़ का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया है, साथ उसकी टाइप्स डिस्कस की हैं। ये भी एक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है आपके सामने। अब हम कुछ वाइट ब्लड सेल का जिक्र करेंगे और उनके फंक्शन का जिक्र करेंगे जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बना ली है, मिसाल के तौर पर बीटा सेल्स। बीटा सेल मैंने आपको पहले बताया बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा सेल क्लोन पैदा करते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके बॉडी को डिफेंड करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से। इसके अलावा प्लाज्मा सेल हैं, ये मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ये एंटीबॉडी सेक्रीट करते हैं ताकि एंटीजन को मार्क किया जा सके, ताकि उनको ख़त्म किया जा सके। टी सेल्स जो हैं ये टी लिम्फोसाइट होते हैं। इनको पहली दफ़ा थाइमस ग्लैंड से डिस्कवर किया गया था, इसलिए इनको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। ये वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। ये डायरेक्ट सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में जो है वो इस्तेमाल होते हैं और डायरेक्ट लड़ाई करते हैं पैथोजेंस के साथ और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी तरीके से हेल्पर टी सेल्स हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं लिम्फोसाइट की रैपिड डिवीज़न को और उसके ज़रिए ज़्यादा मिकदार में जो RBC हैं वो वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं और इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है। इसी तरीके से मेमोरी सेल्स हैं। मेमोरी सेल जो हैं ये हमें फ्यूचर में होने वाले जो अटैक हैं, इन्वेजन है, उससे हमें महफूज रखते हैं। मैक्रोफेज की बात करें, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये डायरेक्ट एनगल्फ कर लेते हैं फेगोसाइटोसिस के ज़रिए वाइट ब्लड एंटीजन्स को और उन्हें अपने एंजाइम्स की मदद से डिस्क्राइब कर देते हैं। इसी तरीके से जब हम एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं तो एंटीबॉडीज़ एक रिसेप्टिव मालिक्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि डिफेंस सिस्टम में हिस्सा लेते हैं और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ इक़साम की जो पैथोजेंस हैं उनसे महफूज रखते हैं। आखिर पर हम एक केमिकल्स का जिक्र करेंगे जो कि इंटरल्यूकन है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो वाइट ब्लड सेल हैं वो पैदा करते हैं इंटरल्यूकिन 1 और हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकिन 2। ये दोनों जो केमिकल्स हैं ये वाइट ब्लड सेल के दरमियान कम्युनिकेशन का बायस बनते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन करते हैं।
तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में एक बहुत ही मज़बूत और मरबूत किस्म का निज़ाम काम करता है, जिसमें एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलेंस और वाइट ब्लड सेल मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मुल्क की आर्मी होती है और ISI होती है या खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। ये दोनों सारे निज़ाम जो हैं ये मिलकर हमारी बॉडी को आने वाली बहुत सारी मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से, पैथोजन से, एंटीजन से महफूज रखती हैं। अगर ये निज़ाम ना हो तो हम बीमार हो जाते हैं, अगर यही हमारा सिस्टम कमज़ोर हो तो हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखते हैं। इसी के ऊपर फिर इंशाल्लाह एक और लेक्चर देंगे जिसमें और ज़्यादा डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।